हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 40 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर के मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे जीएस पेपर 1 के और 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 2 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 156 है। प्रीवियस 155 क्वेश्चन हम प्रीवियस सेशंस में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जीएस पेपर 1 के कला एवं संस्कृति खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत जल संरक्षण तकनीकों में उल्लेखनीय मिसालों से भरा हुआ है, उदाहरण सहित इसकी चर्चा करें। साथ ही साथ वर्तमान में पारंपरिक जल संरक्षण की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत जल संरक्षण तकनीकों के बारे में चर्चा करनी है। साथ ही वर्तमान में पारंपरिक जल संरक्षण की भूमिका भी इसके अंतर्गत आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में जो अधिकांश जो जल प्रबंधन किया जाता था वह सामुदायिक स्तर पर किया जाता था, जिसके अंतर्गत वर्षा, अपवाह और धारा प्रवाह का भंडारण एवं प्रबंधन के विविध तरीके हमारे पास मौजूद थे। लेकिन आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो दिल्ली एवं बंगलुरु जैसे बड़े शहर जल संकट का सामना कर रहे हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 163 मिलियन लोगों के पास सुरक्षित पेयजल का अभाव है। साथ ही साथ 210 मिलियन लोग को एक जो बेहतर स्वच्छता तक उनकी जो पहुंच होनी चाहिए उससे वह दूर हैं। इसके अलावा 21% जो संचारी रोग जो कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं वह असुरक्षित जल के कारण ही होती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्राचीन एवं मध्यकालीन जल संरक्षण पद्धतियों के बारे में, तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पुरातात्विक साक्ष्यों एवं उत्खनन से हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक उत्कृष्ट जल संचयन एवं जल निकासी प्रणाली मौजूद है। और अगर हम स्पेसिफिकली जाएं तो धौलावीरा के अंतर्गत हमें जल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जल संचयन की प्रणाली की व्यवस्था देखी गई। इलाहाबाद के श्रृंगवेरपुर में भी परिष्कृत जल संचयन प्रणाली है, जो कि गंगा नदी के पानी का संग्रहण करती है। पल्लवों के पास भी झील प्रबंधन की संस्था थी, जिसको एरीबर्यम कहा जाता था। जूनागढ़ के जो राजा थे रुद्रदमन, उन्होंने भी सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। गुजरात की जो रानी की बाव है, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है, उनको रानी उदयमती द्वारा राजा भीमदेव की याद में बनवाया गया था, जो कि एक प्रेम का प्रतीक है और लाखों लोगों की ये आज प्यास बुझाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कराईकल चोल के द्वारा कल्लनई तमिलनाडु के अंतर्गत एक महान एनीकट का निर्माण कराया गया है, जो कि एक विरासत सिंचाई संरचना है जिसका उपयोग आज भी किया जाता है। इसके अलावा राजराज चोल फर्स्ट के द्वारा लगभग 5000 से अधिक बांधों का निर्माण कराया गया और उनके द्वारा एक जल मंत्रालय का भी गठन किया गया था। इसके अलावा जो उय्याकोंडन जो चैनल है वह आज भी क्रियाशील दिखाई देता है। तो ये हमने बात की प्राचीन एवं मध्यकालीन जल संरक्षण पद्धतियों के बारे में। इसके अलावा कुछ अन्य पारंपरिक जल संरक्षण संरचनाएं होती हैं, जिसमें फर्स्ट है कट्टा, जो कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मिट्टी एवं ढीले पत्थर की एक बनाई संरचना होती है, जो कि पानी के प्रवाह को धीमा कर देती है। इसके अंतर्गत इसका उपयोग सूखे महीने के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है और इसमें जब पानी इकट्ठा होता है तो वह धीरे धीरे जमीन में जाने लगता है, जिससे कि कुओं का जल स्तर इसके अंतर्गत बढ़ जाता है। और इन जो कट्टा जैसे जल सोख जो गड्ढे होते हैं उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि कर्नाटक में इसको मदाकास के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में इसको पेमघरा कहते हैं और राजस्थान में इसको जोहड़ के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन समय में उपयोग होने वाली व्यापक प्रणाली है, जिनका उपयोग आज भी देखा जाता है। राजस्थान की अगर हम बावड़ी की बात करें तो ये शहरों में जल भंडारण के प्राचीन नेटवर्क का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश में हमें कूहल देखने को मिलता है, जो कि एक सतही जल चैनल होता है, जिसका उपयोग नदियों से खेतों तक पानी लाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आयताकार आकार की जो बावड़ियां होती हैं, जिनको झालर कहा जाता है, जिनका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, शादी समारोह, सामुदायिक उपयोग के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो पानी की नियमित आपूर्ति होती है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जोधपुर में 8 झालरा सिस्टम हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बिहार में एक आहार पाइंस है, जो कि दक्षिण बिहार की एक बाढ़ जल संचयन प्रणाली है और यहाँ पे जो धान की खेती है वह आहार पाइंस पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा मेघालय की जो खासी और जैंतिया की जो पहाड़ियां हैं वहां पर बांस ड्रिप सिंचाई को अपनाया जाता है। साथ ही साथ नागालैंड के में जाबो है, जिसमें सामुदायिक टैंकों और तालाबों में जल प्रवाह एकत्र करने का उनके पास तरीका है। इसके अलावा हम बात करते हैं वर्तमान में पारंपरिक जल संरक्षण की भूमिका के बारे में।
तो जो प्राचीन जल संरक्षण तकनीक है हमारे पास वह पारिस्थितिकी रूप से सुरक्षित है और उसका एक इंजीनियरिंग चमत्कार हमारे पास 1500 वर्षों से हमारे पास मौजूद है, जो कि एक हमारे लिए एक प्रभावी विकल्प हो सकता है। इसमें ज़रूरत है तो सरकारी सहायता की जिससे उन्हें उन्नत किया जा सके और उनको जो आधुनिक वर्षा जो जल बचत जो हमारे पास तकनीक है जैसे कि एनीकट, परकोलेशन जो टैंक है, इंजेक्शन जो कुएं हैं, उनके साथ उत्पादक रूप से उनको जोड़ा जा सकता है, जो कि पानी की कमी को दूर करने का एक टिकाऊ दृष्टिकोण हमारे समक्ष हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो ये एक पारिस्थितिकी रूप से सुरक्षित विकल्प है। इसको पुनर्जीवित करना भी एक लागत प्रभावी विकल्प है और इनको आधुनिक वर्षा जल बचत तकनीकों से इनको संयोजित करना भी हमारे पास एक बेहतर विकल्प है, जो कि जल संकट की समस्या को दूर कर सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पारंपरिक जल संरक्षण तकनीक से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 के आधुनिक भारतीय इतिहास खंड से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि उपनिवेशवाद भले ही राजनीतिक दर्शन रहा हो, लेकिन उपनिवेशवाद का प्रभाव दुनिया भर के क्षेत्रों, वर्गों और जातियों पर अलग अलग तरह से अनुभव किया गया। इसका विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको उपनिवेशवाद के बारे में बताना है, उसका प्रभाव दुनिया भर के क्षेत्रों, वर्गों और जातियों पर अलग अलग तरीके से अनुभव किया, इसके बारे में भी आपको चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम उपनिवेशवाद क्या होता है उससे इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। उपनिवेशवाद किसी राष्ट्र की वह प्रणाली या नीति है जो अन्य लोगों या क्षेत्रों पर अपना अधिकार बढ़ाने या बनाए रखने की कोशिश करती है। इसका तात्पर्य अगर हम देखें तो लोगों के जीवन में संस्कृति का ये एक तरीके से प्रभुत्व स्थापित करती है और इस संस्कृति का प्रभुत्व स्थापित करने का जो लक्ष्य रहता है वह होता है आर्थिक लाभ प्राप्त करना। और ये देखा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों और जातियों पर उपनिवेशीकरण का अलग अलग अनुभव देखा गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की शुरुआत की जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं उपनिवेशवाद के विभिन्न प्रभावों के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो प्रभाव है वह बाजारों का भी औद्योगिकीकरण होना, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड जो कंट्री होती है जो कि डेवलप्ड कंट्री है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं जो कि डेवलपिंग कंट्री हैं, उसके अंतर्गत ये एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करती हैं, जिससे बाजारों का भी औद्योगिकीकरण होता है, जिससे इन देशों में बेरोजगारी बढ़ जाती है। इसके अलावा यह व्यापारिकता को बढ़ावा देता है। इसमें जो व्यापारिकता होती है वह उपनिवेशवाद का कारण एवं प्रभाव दोनों होती है। जैसे कि जो वहां पर ये व्यापारिक आर्थिक नीतियां निश्चित रूप से वहां पर औपनिवेशीकरण की शुरुआत तो कर देती हैं, लेकिन इसके बाद जो औपनिवेशिक शोषण के कारण वहां पर व्यापारिक पूंजीवाद को भी वह बढ़ावा देते हैं। जैसे कि अगर हम ब्रिटेन और भारत की बात करें तो ब्रिटेन के द्वारा यहाँ पर कई सारी व्यापारिक आर्थिक नीतियों को लागू किया गया, जिससे यहाँ पर औपनिवेशीकरण की शुरुआत हुई और इसके बाद जब औपनिवेशिक शोषण उन्होंने करना शुरू किया तो इसके जो लाभ थे इससे व्यापारिक पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। इसके अलावा इसका एक प्रभाव होता है आर्थिक प्रभाव, जिससे धन की निकासी होती है। जो हमारे दादा भाई नेहरू जी थे उन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत जो कंट्री होती है उसके व्यापार एवं संसाधनों का दोहन किया जाता है औपनिवेशिक कंट्री के द्वारा। इसके अलावा इसके अन्य प्रभाव के रूप में राजनीतिक वंचना देखने को मिलती है। प्रशासन में भारतीयों की भूमिका कम होती है और उनके कल्याण के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वह ब्रिटिश द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें उनकी भूमिका नहीं होती। इसके अलावा दास व्यापार को भी ये बढ़ावा देते हैं, जिसमें जो मूल आबादी होती है उसको गुलाम बनाकर ये अपनी श्रम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और जब वहाँ की मूल आबादी से इनकी श्रम आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती तो वहाँ से ये अफ्रीका से दासों का आयात करते हैं। इसके अलावा सामाजिक असमानता ये एक तरीके से बढ़ाते हैं, क्योंकि ये भारतीयों को अंग्रेजों की तुलना में हीन समझते हैं और जिससे कि जो ब्रिटिश सामाजिक व्यवस्था के पालन के लिए भारतीयों को मजबूर किया जाता था, जिसके फलस्वरूप ये सामाजिक असमानता को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ एक टर्म होती है कोलंबियन एक्सचेंज, जिसके अंतर्गत होता क्या है, जो पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, संस्कृति, मानव प्रौद्योगिकी और जो विचार है उसका व्यापक आदान प्रदान किया जाता है इन औपनिवेशिक कंट्री के द्वारा। और जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो 15 और 16 सेंचुरी में जो नई दुनिया यानी कि अमेरिका और पुरानी दुनिया यानी कि यूरेशिया के बीच इस तरीके का कोलंबियन एक्सचेंज देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम बात करें उपनिवेशवाद के टाइप के बारे में तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इन सेटलर कॉलोनीज यानी कि बसने वाली कॉलोनीज। इसके अंतर्गत जो प्रवासी होते हैं पूरे परिवार के साथ विदेश में जाते हैं, जहां पर जमीन पर स्वयं के खेत, स्कूल और चर्चों का निर्माण करते हैं और यहाँ पर वे स्वदेशी लोग हैं या तो उनको मार डालते हैं या उनको विस्थापित कर देते हैं। ऐसा यूएसए में देखा गया था 1700 से 1820 के बीच में, जहाँ पर स्वदेशी जनसंख्या में लगभग 57% की कमी देखने को मिली थी।
इसी तरीके की इन सेटलर कॉलोनीज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में भी देखी गई। इसके अलावा दूसरा टाइप होता है निष्कर्षण उपनिवेश का, यानी कि एक्सट्रैक्टिव कॉलोनीज का। इसमें इनका जो फोकस होता है साम्राज्य में बस्तियां बसाने की जगह इनका फोकस ये होता है कि संपत्ति को मातृभूमि में कैसे स्थानांतरित किया जा सके और उसका शोषण करके अपनी तरफ एक तरीके से अधिक धन की निकासी किस तरीके से सुनिश्चित की जा सके। तो इस तरीके का इनका फोकस होता है। जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन ने कॉफी, चीनी और सोना चांदी के लिए दास श्रम का इस्तेमाल किया था। तो ये एक तरीके से एक्सट्रैक्टिव कॉलोनीज के रूप में जाने जाते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो वह भी एक एक्सट्रैक्टिव कॉलोनीज था। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो जो उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक शक्ति और उपनिवेश के बीच अक्सर उपनिवेशवादी और स्वदेशी की आबादी के बीच एक तरीके से असमान संबंध होता है, इसके सेट को वह दर्शाता है। इसके अलावा ये जो संबंध होता है उपनिवेशवादी आबादी की कीमत पर लाभ प्राप्त करने के लिए ये संबंध बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उपनिवेशवाद से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जीएस पेपर 2 के पॉलिटी खंड से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो संवैधानिक लोकतंत्र के अच्छी तरीके से काम करने के लिए राज्यपाल का पद सर्वोपरि है और ये संघवाद की सच्ची भावनाओं को बनाए रखने के लिए उसका गैर पक्षपातपूर्ण व्यवहार बहुत आवश्यक है। इस बात पर टिप्पणी कीजिए 250 शब्दों में। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको संवैधानिक लोकतंत्र बनाए रखने के लिए राज्यपाल के पद के बारे में आपको बताना है, साथ ही साथ उसका गैर पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों आवश्यक है इसके बारे में भी आपको चर्चा करनी है। सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो इसमें जो आर्टिकल 154 है जो कि कहता है कि राज्यपाल राज्य का एक कार्यकारी प्रमुख होगा। इसके अलावा बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा भी कहा गया था कि ये एक गरिमा का कार्यालय है, यानी कि एक ऑफिस ऑफ डिग्निटी है और वह एक केंद्र का एजेंट नहीं बल्कि एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय का पद है। और जो राज्यपाल का जो कार्यालय है वह सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक धुरी है, जिसके कारण से उसका गैर पक्षपातपूर्ण होना काफी ज्यादा आवश्यक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की शुरुआत की जा सकती है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो राज्यपाल का जो पद है उस पर विचार करने की जरूरत अभी आज हमें क्यों महसूस हो रही है। ऐसे कौन से कारण हैं जिससे राज्यपाल के पद पर पुनः विचार करने की जरूरत महसूस हुई है। तो इसमें सबसे पहले है राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग करना। जैसे कि महाराष्ट्र में राज्यपाल ने 2021 में विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली होने के बावजूद भी उन्होंने अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी। इसके अलावा जो सरकार के साथ भी इनका टकराव होता रहता है। जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, जो कि आज के हमारे उपराष्ट्रपति हैं, जब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तो वे राज्य की कल्याणकारी योजनाओं में अनौचित्य के उन्होंने काफी ज्यादा आरोप लगाए थे, जिसके साथ उनका जो सरकार के साथ कई सारे टकराव देखने को मिले थे। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति में भी कई सारी विसंगति देखने को मिलती है, जो कि नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 155 के द्वारा, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि नियुक्ति में राज्य की जो निर्वाचित सरकार से इसमें कोई सलाह नहीं ली जाती और जिसे केवल केंद्र की सहमति से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति एवं बर्खास्तगी की अगर बात करें, तो जो चुनाव के बाद इस तरीके की स्थिति बनती है कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो इस स्थिति में उस पार्टी को आमंत्रण किया जाता है जिसको सबसे ज्यादा बहुमत मिला है, यानी कि जो असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि राज्यपाल के द्वारा इसका कई बार उल्लंघन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 200, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि विधानसभा के द्वारा कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के विचार के लिए इसका आरक्षण किया जा सकता है। तो इसमें ऐसा देखा जाता है कि जब केंद्र में अलग दल की सरकार है और राज्य में किसी अन्य दल की सरकार है, तो इस स्थिति में केंद्र सरकार जो होती है राज्यपाल के माध्यम से एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है और कोशिश करती है कि जो राज्य विधानमंडल के द्वारा जो विधेयक पारित किए गए हैं उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाएं। इसके अलावा आर्टिकल 356 का भी हमें दुरुपयोग देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी भी राज्य में, और ये जो राष्ट्रपति शासन होता है राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है और कभी कभी ये रिपोर्ट मनमाने ढंग से बनाई गई होती है। इसके अलावा राज्यपाल को हटाने से संबंधित भी विसंगति देखने को मिलती है। जैसे कि आर्टिकल 156 के अंतर्गत कहा गया है कि जो राष्ट्रपति की सहमति से वह 5 वर्ष तक का उसका कार्यकाल रहेगा, यानी कि वह अपने 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। लेकिन ये किसके प्रसाद पर्यंत होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद को धारण करता है, जिससे कि इसकी कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं है और ये कार्यकाल की सुरक्षा न होने के कारण राज्यपाल की जो तटस्थता है वह इसके अंतर्गत प्रभावित होती है। तो ये सभी कारण हैं जिससे राज्यपाल के पद पर पुनः विचार करने की जरूरत है।
इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कई सारी रिपोर्ट्स बनाई गई हैं जिन्होंने कई सारी सिफारिश की हैं। तो इसमें जो राज्यपाल से संबंधित सिफारिश है सरकारी रिपोर्ट के द्वारा जिसको 1983 में बनाया गया था, तो अगर हम उसकी सिफारिशों की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि अत्यंत अनिवार्य कारण के बिना कार्यकाल से पहले राज्यपाल को पदमुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और राज्य से बाहर का होना चाहिए और राज्य के सीएम की भूमिका उसकी नियुक्ति में होनी चाहिए। इसके अलावा हाल के दिनों में उसने सक्रिय राजनीति में भाग ना लिया हो और वह सत्तारूढ़ दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ समय से पहले केवल नैतिकता, गरिमा एवं संवैधानिक औचित्य के आक्षेप पर ही उसको पदमुक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बना था 2000 में, तो उसने भी कई रिकमेंडेशंस दी हैं जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति के लिए बताया है। उन्होंने कहा कि इनकी नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए जिसमें समिति सिफारिश करेगी और समिति के अंतर्गत सदस्य होंगे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और जो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, और उस राज्य के जिसमें राज्यपाल है जिसकी उस राज्य में नियुक्ति की जानी चाहिए तो उसके अंतर्गत रिलेटेड सीएम उसके अंतर्गत समिति में होना चाहिए। इसके अलावा उनको कार्यकाल से पूर्व पदमुक्त नहीं किया जाना चाहिए और अगर पदमुक्त करना भी है तो सीएम से परामर्श उसके अंतर्गत किए जाने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें पुंछी आयोग की जिसका गठन 2007 में किया गया था, इन्होंने भी राज्यपाल के पद से संबंधित कुछ सिफारिशें दी हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि नियुक्ति से पहले कुछ वर्षों में उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग ना लिया हो। साथ ही साथ इन्होंने कहा जो प्लेजर का जो सिद्धांत है यानी कि जो प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत है उसको हटाना चाहिए। केंद्र सरकार की मर्जी से नहीं बल्कि प्रधानमंडल के प्रस्ताव से ही उसको उसके पद से रिमूव किया जाना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति के समान राज्यपाल पर भी महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। साथ ही साथ जो राज्यपाल होता है वो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उसका कुलपति होता है, तो उसको इस तरीके की जो परंपरा है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो आर्टिकल 355 और जो आर्टिकल 356 है जो कि राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है उसको स्थानीयकृत किया जाना चाहिए, यानी कि पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपेक्षा कि जिस स्थिति में किसी एक जिले में अगर कोई डिसस्ट्रेस है तो उसके अंतर्गत आपातकालीन प्रावधान लगाए जा सकते हैं, यानी कि उसको स्थानीयकृत किया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल के पद से संबंधित एक सुप्रीम कोर्ट की भी व्याख्या है जिसमें एक इम्पोर्टेंट केस है वीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 2010 का केस है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के पास बिना कारण बिना सुनवाई के उसको हटाने की शक्ति है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेकिन प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा यह ऐसा दुर्लभ एवं असाधारण परिस्थितियों में किया जाए और मनमाने आधार पर अगर किसी राज्यपाल को हटाया जाता है तो न्यायालय में उसको चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो कई निर्देशों के बाद ऐसा देखा गया है कि राज्यपाल के पद का दुरुपयोग होता आया है। इसके अलावा गहन समीक्षा का समय है जिसमें उसकी शक्ति, नियुक्ति और पदमुक्ति से संबंधित हमें समीक्षा करने की आवश्यकता है। संविधान में संशोधन कर राज्यपाल के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और बीपी सिंघल का जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंतर्गत दिशा निर्देश दिए हैं वह भी एक तरीके से कानून सम्मत ही है, तो उसको भी इसके अंतर्गत सरकार का दायित्व है कि वह उसको लागू करे। साथ ही साथ देश का संविधान सत्ता के मनमाने प्रयोग पर रोक लगाता है और जो सरकारें होती हैं वह कानून का अपवाद नहीं होती। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया राज्यपाल के पद से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस खंड से संबंधित है जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो सरोगेसी अधिनियम और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम है वे निजता के अधिकार, प्रजनन स्वायत्ता का उल्लंघन करते हैं और गैर पारंपरिक परिवारों को मान्यता देने में ये नाकाफी क्यों है। इसका आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है और ये इसका उत्तर आपको देना है 250 शब्दों में। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सरोगेसी अधिनियम 2021 का है, साथ ही साथ सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 जिसको ART एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है उसके अंतर्गत कौन इसके अंतर्गत एलिजिबल है, साथ ही साथ कौन सी स्थितियां ऐसी हैं जिसमें सरोगेसी हो सकती है, साथ ही इसमें क्लिनिकों के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश इन एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके साथ ही जो एक्ट हैं केवल विवाहिता जो बांझ हैं यानी कि जो इनफर्टाइल जो जोड़े हैं, साथ ही साथ कुछ श्रेणियों की जो महिलाओं को ART एवं सरोगेसी का लाभ उठाने के लिए एक एलिजिबल करते हैं। साथ ही साथ जो सरोगेट जो मदर है उनको किसी भी तरीके का भुगतान नहीं दिया जाता, केवल उनको बीमा कवरेज या चिकित्सा व्यय के लिए भुगतान दिया जा सकता है। इसके अलावा जो इसके अंतर्गत जो सरोगेट एक तरीके से जो क्लिनिक है उनको इसके अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की शुरुआत की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अधिनियम के उद्देश्य के बारे में, तो जो भारत में बांझपन यानी कि जो इनफर्टिलिटी है उसके इलाज के केंद्र के रूप में भारत उभरा है। और ये किस कारण से उभरा है, क्योंकि यहाँ पर उनको प्रतिस्पर्धी कीमत मिलती है जो कि एक विदेशी दंपति को यहाँ आने के लिए आकर्षित करती है। इसके अलावा जो सामाजिक आर्थिक असमानताओं के कारण जो हमारे समाज में जो वंचित महिलाएं हैं वे इसको अपने खर्चों के विकल्प के रूप में एक तरीके से यूज करने लगी हैं। और इसी कारण से इस अधिनियम के अंतर्गत व्यापारिक सरोगेसी पर इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ बेईमान जो मध्यस्थ होते हैं वे महिलाओं का शोषण करते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो अक्सर महिलाओं को जो बाधा राशि की जाती है शुरुआत में, उनको वह पूरी राशि इसके अंतर्गत नहीं दी जाती। साथ ही इसमें एक समस्या और देखने को मिली, जिसमें 2008 में एक जापानी जो दंपति था वह गुजरात में उसने सरोगेट मदर को इसमें हायर किया, लेकिन उसके जो बच्चे के जन्म से पहले ही वह एक दूसरे से अलग हो गए, तो जिससे उन्होंने बाद में बच्चा लेने से इनकार कर दिया। भारत में इन्हीं समस्याओं के कारण ये अधिनियम को लाया गया, जिसमें इन समस्याओं को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें अधिनियम से संबंधित मुद्दों के बारे में, तो इसमें यह कहा गया है कि एक विवाहित जोड़ा केवल चिकित्सकीय आधार पर ही ये विकल्प अपना सकता है। इसके अलावा पुरुष महिला के लिए एक आयु मानदंड इसके अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा जो एकल जो महिला है वह इसके लिए पात्र है, लेकिन वह विधवा या तलाकशुदा होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो एकल पुरुष है वह इसके लिए पात्र नहीं है। इसके अलावा जो प्रजनन अधिकारों पर यह सवाल उठाता है, जबकि जो प्रजनन का जो स्वायत्ता का जो अधिकार है वह जीवन के अधिकार यानी कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। और राज्य का यह अधिकार नहीं है कि वह मूल अधिकार में एक तरीके से हस्तक्षेप करे। इसके अलावा दंपति का कोई भी करीबी रिश्तेदार इसमें सरोगेट मदर बन सकता है। उसे शादीशुदा या उसका एक बच्चा उसके अंतर्गत होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो समलैंगिक जो जोड़े हैं उसको अनुमति इसके अंतर्गत नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें क्या आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए जिससे इस एक्ट को अच्छा बनाया जा सके, तो इसके अंतर्गत सरोगेसी के लिए एक भ्रूण की आवश्यकता होती है और जो भ्रूण को आईवीएफ से संबंधित प्रयोगशाला में ही संवर्धित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरोगेसी को दंडित करने की बजाय सरोगेट मां को एक उचित बीमा एवं चिकित्सा सुविधा उसको प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा एक स्थायी समिति इसके ऊपर बनाई गई थी, जिसमें इन्होंने सरोगेसी मॉडल को इसमें बताया था, जिसमें सरोगेट मां एवं उसके बच्चे को एक मनोवैज्ञानिक परामर्श मिलना चाहिए। गर्भावस्था के लिए अवधि में उसमें जो खोई हुई जो मजदूरी है, जब वह गर्भावस्था के समय पर जो नॉर्मल वो जो वर्क कर रही थी, गर्भावस्था के समय पर उसकी जो मजदूरी का जो लॉस हो रहा है उसको उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे की देखभाल में सहायता होनी चाहिए। साथ ही साथ आहार की जो खुराक है, दवा है, उसको प्रसव के बाद की देखभाल उसको प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो दाता के साथ साथ सरोगेट मां के अधिकार की भी रक्षा होनी चाहिए। और जो सरोगेसी की जो सभी वर्गों के लिए इसको समावेशी बनाया जाना चाहिए, चाहे उनकी लैंगिकता कुछ भी हो। तो इसके अंतर्गत आवश्यक सुधार कदम ये उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो ये अधिनियम सरोगेसी को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करता है, लेकिन जो बड़े सामाजिक और जो हमारी जो शारीरिक, मानववैज्ञानिक और जो भावनात्मक और आर्थिक मुद्दों को ये प्रभावी ढंग से निपटने में ये विफल दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सरोगेट माँ एवं बच्चों के अधिकार व्यापक रूप से तैयार किए जाने चाहिए। इसके अलावा जो एआरटी को पूरी तरीके से विनियमित इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सरोगेसी अधिनियम पर। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून एंड थैंक यू।